ईरान। तारीख 28 फरवरी 2026, आधी रात का वक्त। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब आसमान से अचानक मौत बरसने लगी। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. This terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा खौफनाक हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहले ही 12 घंटों के अंदर 900 से ज्यादा हवाई हमले। ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों, ये एक फुल स्केल वॉर है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर इंसान, उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند। और इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल के दामों और हमारे प्यारे भारत को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जिसका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे युद्ध का डीप एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, ईरान ने पलटवार में क्या किया, दुबई और सऊदी जैसे शांत देश कैसे इस आग में झुलस रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें भारत का क्या नुकसान है और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस युद्ध की नींव रातों रात नहीं रखी गई है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 1957 से चल रहा है। 1980 के दशक में जब इराक के साथ उसका युद्ध हुआ, तब ईरान को लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें परमाणु हथियार बनाने ही पड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल को हमेशा से डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 2018 में अमेरिका ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी और ईरान पर भयानक आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए। ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू 90% तक गिर गई। इसके बाद शुरू हुआ प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने सीधे तौर पर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल को परेशान करना शुरू किया। बात तब बिगड़ गई जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइलें दागी। इजराइल ने भी चुप न रहते हुए जुलाई 2024 में हमास के लीडर इस्माइल हानिया और सितंबर में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। फिर आया जून 2025 का 12 डे वॉर। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान के रडार और S-300 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान पूरी तरह से नंगा हो चुका था। अमेरिका और इजराइल को लगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। उन्हें लगा कि ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब है, और इसीलिए 28 फरवरी 2026 को उन्होंने ईरान की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ईरान के इस पलटवार ने सिर्फ मिलिट्री बेस तबाह नहीं किए, बल्कि मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक नस यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे दी है। इस वक्त खाड़ी में 150 से ज्यादा कच्चे तेल और गैस के जहाज फंसे हुए हैं। सऊदी अरब को घबराकर अपना तेल लाल सागर के रास्ते डायवर्ट करना पड़ रहा है, और इसका सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है और मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह जंग अब शांत हो रही है, तो आज के सबसे लेटेस्ट और खौफनाक अपडेट्स सुनिए। अमेरिका ने अब अपने सबसे खतरनाक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स को ईरान पर बमबारी करने के लिए उतार दिया है। Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back
with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सिर्फ शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिका ने $3.7 बिलियन युद्ध में फूंक दिए हैं। इस जंग का असर साफ दिख रहा है। 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, 13 अपनी जान गंवा चुके हैं और आसमान में उड़ने वाले कई AMQ-9 ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान के 30 से ज्यादा तेल डिपो को उड़ा दिया है, जिसके कारण तेहरान के 90 लाख लोग जहरीले धुएं और आसमान से बरसती काली बारिश के साए में जीने को मजबूर हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 28 फरवरी के उसी भयंकर एयर स्ट्राइक में मोज्तबा खामेनेई भी बुरी तरह घायल हो चुके हैं और अब तक पब्लिक के सामने नहीं आ पाए हैं। यह अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, यह एक ग्लोबल डिजास्टर बन चुका है। बाहर से तो अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बमों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त क्या खौफनाक खेल चल रहा है? अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने रातों रात उनके 56 साल के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जो दुनिया से छिपाई जा रही है वह यह है कि मोज्तबा खुद उसी 28 फरवरी की एयर स्ट्राइक में बुरी तरह घायल हुए हैं और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस वक्त कोमा में हैं। ईरान की जनता अब और तानाशाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 1979 की क्रांति में उन्होंने शाह का तख्ता पलट इसलिए किया था ताकि लोकतंत्र आ सके और आज 47 साल बाद फिर से एक पिता के बाद बेटा गद्दी पर बैठ गया है। इसे राजशाही नहीं तो और क्या कहेंगे? जनता सड़कों पर है। भूख, गरीबी और इस थोपे गए युद्ध के खिलाफ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जवाब में ईरानी सरकार क्या कर रही है? उन्होंने पूरे देश में इंटरनेट पूरी तरह से काट दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRANA की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि ईरान ने अपनी सबसे खूंखार और बेरहम फोर्स NOPO को सड़कों पर उतार दिया है। सेना और स्नाइपर्स छतों पर बैठे हैं और निहत्थे नागरिकों के सिर और सीने पर सीधे गोलियां चला रहे हैं। अब तक 2600 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं और कुछ मानवाधिकार संस्थाओं का दावा है कि असली आंकड़ा 7000 के पार जा चुका है। मुर्दा घरों में लाशें रखने की जगह नहीं बची है। ईरान आज अंदर और बाहर दोनों तरफ से राख में बदल रहा है। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। इस हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में चल रही इस खौफनाक लड़ाई से हमारे प्यारे भारत का क्या लेना देना है? दोस्तों, सच तो ये है कि वहाँ गिर रहे हर बम की गूंज हमारी और आपकी जेब में सुनाई दे रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने भारत को एक ऐसे इकोनॉमिक चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसके 4 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा महंगाई का बम। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 से $110 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है। हमारा देश अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है। जब समुद्र में तेल के जहाज फंसेंगे तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपकी सब्जी, दाल, दूध और रोजमर्रा का राशन अपने आप महंगा हो जाएगा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा गिरा है, जिसका मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छू रहा है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द हमारे अपने लोग। मिडिल ईस्ट के इन अरब देशों में करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी ताकत मिलती है। आज वो वॉर जोन में फंसे हैं। भारत सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। अगर ये हालात और बिगड़े तो रेमिटेंस का ये पैसा रुक जाएगा और लाखों लोग रातों रात बेरोजगार होकर देश लौट आएंगे। तीसरा बड़ा झटका भारतीय बिजनेस और प्रोजेक्ट्स। हमारी दिग्गज कंपनी L&T का लगभग 30 से 40% इंटरनेशनल ऑर्डर बुक इसी मिडिल ईस्ट से आता है, जो अब ठप पड़ने की कगार पर है।
इजराइल में मौजूद अडानी ग्रुप का 1.2 बिलियन डॉलर का हाइफा पोर्ट भले ही अभी काम कर रहा हो, लेकिन वहां वॉर रिस्क इंश्योरेंस इतना बढ़ गया है कि वहां से व्यापार करना बहुत महंगा हो गया है। और सबसे बड़ा नुकसान ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए करोड़ों डॉलर लगाकर बनाया था, अमेरिकी प्रतिबंधों और हमलों के कारण पूरी तरह से खतरे में आ गया है। चौथा कारण जिसने भारत के भविष्य के सबसे बड़े सपने को तोड़ दिया है, IMEC, जो प्रोजेक्ट चीन के सिल्क रूट को खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, आज इस युद्ध ने उस पर ही ब्रेक लगा दिया है। जब सऊदी, UAE और इजराइल ही इस जंग की आग में झुलस रहे हैं, तो वहां से कोई ट्रेड रूट कैसे गुजरेगा? और पांचवा सबसे बड़ा कारण जिसने सीधे तौर पर भारत के हर घर की रसोई और आम आदमी के सुकून को तोड़ दिया है, LPG गैस सिलेंडरों का भारी संकट, जो मिडिल ईस्ट हमारी ऊर्जा और गैस सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन माना जाता था, आज इस युद्ध ने उसी लाइफलाइन का गला घोंट दिया है। जब समुद्र के जिन रास्तों से हमारे घरों की 90% आयातित गैस आती है, वहां युद्धपोत तैनात हो और मिसाइलों का खतरा हो, तो हमारी रसोई तक गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसका खामियाजा शायद आने वाले कई सालों तक आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं होता, इसका नुकसान सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है, चाहे वह ईरान की हो, इजराइल की हो या भारत की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और सरकार लगातार शांति और कूटनीति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस बदलती जियोपॉलिटिक्स ने दिखा दिया है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी देश वैश्विक झटकों से अछूता नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या इस युद्ध में भारत को अमेरिका का खुलकर साथ देना चाहिए या अपनी तटस्थ नीति पर कायम रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।